AK क्लासेस में आपका स्वागत है। NCERT पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम क्लास 6 का चैप्टर 8 करेंगे, जो है शहरी क्षेत्र में आजीविका। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे अवश्य देख लें। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरे अपलोड्स आपको तुरंत मिल सकें। NCERT की सीरीज़ में हम लोग NCERT को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें नोट्स ना बनाना पड़े और इन्हीं वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, शहरी क्षेत्र में आजीविका। इस चैप्टर में बेसिकली एक शहर का एक व्यू दिया गया है कि शहर के जो लोग हैं वो क्या क्या काम करते हैं और किन से आय अर्जित करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो पूरे भारत में करीब 5000 से ज़्यादा शहर हैं। ठीक है, और 27 महानगर हैं जिनमें करीब करीब 10 लाख से भी ज़्यादा लोग निवास करते हैं, रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो लोग रोजगार करते हैं, विभिन्न तरीके के काम करते हैं, क्या सबको समान रूप से मौका मिलता है, क्या सबको समान अवसर मिलते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। और थोड़ा हम लोग समझेंगे कि स्थायी रोजगार जो होता है, स्थायी और अस्थायी, ये जो दो रोजगार के प्रकार होते हैं उनमें हमें क्या क्या मतलब बेनिफिट दिखता है, क्या क्या अंतर होते हैं इन दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत में बहुत 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 के आसपास जो है महानगर हैं जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि क्या जो कौन कौन से लोग क्या क्या काम करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी विभिन्न आजीविका के साधन को अपनाते हैं, तो वो कौन कौन से साधन हैं उनको समझेंगे। और क्या सभी लोगों को आजीविका अर्जित करने के लिए क्या समान अवसर मिल पाते हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और ये समझेंगे कि अस्थायी और स्थायी ये दो तरह के जो रोज़गार होते हैं इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इसमें एक स्टोरी के माध्यम से शहर को बताया गया है, जिसमें एक लड़की है, वो अपनी मौसी के यहाँ घूमने आई है। और वो जब शाम को टहलने के लिए निकलते हैं, शाम को क्या सुबह जब भी वो टहलने के लिए निकलते हैं तो उनको अपने आसपास कुछ चीज़ें दिखती हैं, कुछ लोग दिखते हैं जो अपने आजीविका में लगे हुए हैं, इनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले जैसे उनको सब्ज़ी बेचने वाले एक रेड़ी लगाने वाला मिलता है, जिसमें जो टमाटर, गाजर, खीरे और अपनी ठेले में उसने सजा के रखी है ताकि लोग उसको देखें कि उसके पास क्या क्या है और उससे ख़रीदने के लिए उसके पास आएँ। ठीक है, और फुटपाथ पे उसको एक फूल बेचने वाली मिलती है जो बहुत सारे से विभिन्न तरह के फूल, गुलाब रखे हुए है जो बेच रही है। ठीक है, दूसरी तरफ सड़क के क्या हो रहा है कि पट्टी पे एक व्यक्ति है जो अखबार बेच रहा है और उसको चारों तरफ से लोगों ने घेर के रखा है ताकि वो विभिन्न अखबार खरीद सके। ठीक है, और ऑटो रिक्शा वाला है, वो स्कूल में बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहा है। और पेड़ के नीचे एक मोची है जो जूते बनाने का काम कर रहा है। नाई है, वो भी अपने काम में लगा हुआ है और बहुत सारे ग्राहक सुबह सुबह उसके पास आए हैं जो अपना दाढ़ी या बाल कटवाने के लिए आए हुए हैं, जो उसको इंतज़ार कर रहे हैं बाहर। ठीक है, और एक व्यक्ति है जो साइकिल में सब्जी लेके जा रहा है बेचने के लिए। ठीक, और बहुत सारे रिक्शे वाले जो हैं वो कतार में खड़े होकर अपने ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से उनको विभिन्न लोग दिखते हैं। अब यहाँ पर एक रिक्शे वाले को दिखाया गया कि ये एक बच्चू मांझी नाम का एक रिक्शे वाला है। ये बेसिकली बिहार गांव से यहाँ पर आया हुआ है, जो वहाँ पहले मिस्त्री का काम करता था। तो मिस्त्री का जो काम है उसको पूरे साल तो मिलता नहीं था, इस वजह से वो क्या किया कि वो यहाँ पर शहर पे आकर यहाँ पर रिक्शे चलाने का काम करता है। तो गांव में बिहार में उसके बीवी, उसकी वाइफ है और 3 उसके बच्चे हैं। ठीक है, कोई ज़मीन उसके पास थी नहीं, तो वो यहाँ पर आकर यहाँ रिक्शे चलाने का काम करता है। इस काम में उसको करीब करीब 200 से 300 रुपये रोज़ कमाई हो जाती है और 100-150 रुपये उसके खाने किराए में खर्चा हो जाता है। बाकी जो बचाता है उससे ही उसका परिवार गुजारा करता है। ठीक है, तो इस तरह से वो अपना जीवन यापन करता है। अब इसमें देखिए बहुत सारे बच्चू मांझी की तरह बहुत सारे लोग जो हैं जो शहर पे आके काम करते हैं। ठीक, बहुत चीज़ें बेचते हैं, मरम्मत करते हैं, रिपेयरिंग की सेवाएं देते हैं और अपना स्वरोजगार भी करते हैं।
ठीक है। उनका और कोई दूसरा रोज़गार नहीं देता, इसलिए वो अपना खुद का रोज़गार करते हैं। ठीक, खुद वो योजना बनाते हैं कि इस्लाम माल कहाँ से ख़रीदा जाए और अपनी दुकान कहाँ पे लगाएं और कैसे। तो बहुत सारे लोगों को दुकान लगाने के लिए जगह नहीं मिलती, तो क्या करते हैं कि फुटपाथ के किनारे अपना तिरपाल या कम प्लास्टिक के चढ़ाकर वहीं ठेले या सड़क के पटरी के किनारे अपना एक दुकान बना लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पुलिस वाले भी उनको हटा देते हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं होती है। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर शहरों में ठेले वालों को घुसने नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से वो आजीविका अर्जित करने के लिए असमानता का बर्ताव उनके साथ किया जाता है। ठीक है। और कुछ लोग हैं जो मतलब अपने घर पे खाना बनाकर सड़कों में जाकर वहाँ पे खाना नाश्ता बेचते हैं। ठीक। और यहाँ पर एक अहमदाबाद शहर के सर्वे किया गया था, तो वहाँ पे बताया गया कि 12% लोग जो हैं सड़कों में काम करते हैं। ठीक। ये एक अहमदाबाद शहर की ही कहानी है। तो अब पूरे भारत में अगर देखेंगे तो ये 12% या 8% से लेके 15% तक, या और कहीं ज़्यादा भी और कहीं कम भी, इस तरह से वेरी करता है विभिन्न शहरों में। ठीक है। तो हमारे देश के जो शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ आबादी जो है जो फुटपाथ और ठेलों पे सामान बेचती है। ठीक है। ये वही लोग होते हैं जो अपने गांव से मजबूरीवश अपना, जिनका ज़मीन नहीं होता, जिनको वहाँ पर काम नहीं मिलता, तो वो यहाँ पर आकर अपना जीवन यापन करने के लिए, कुछ आजीविका कमाने के लिए काम करते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो शहरी लोग थे उनको यातायात में या पैदल चलने में रुकावट होती थी, तो वो एक समझते थे कि ये लोग हमारे यातायात में, हमारे पैदल चलने में हमारे रुकावट पैदा कर रहे हैं। अब कुछ संस्थाओं ने इस पर प्रयास किया कि भाई इनको भी अपनी आजीविका कमाने का अधिकार है। ठीक है, इनको भी वो अधिकार मिलना चाहिए। तो सरकार ने फिर उन कानून में थोड़ा बदलाव करने का विचार कर रही है, और शहर का कुछ ऐसा क्षेत्र उन लोगों को जो सुनिश्चित करेगी जहाँ पर वो अपना काम, अपना फुटपाथ पे अपना ठेले वगैरह लगा सकें, और अपना आजीविका कमाने के लिए अपना जो काम वो वहाँ पर रोड के किनारे कर रहे थे, वो एक निश्चित क्षेत्र में जाकर अपना काम कर सकें। ठीक है। अब जब ये बाज़ार में घूमने के लिए वो लड़की जाती है, तो वहाँ पर वो देखती है कि बहुत तरीके की दुकानें वहाँ पर लगी हुई हैं, मिठाई की, खिलौने की, कपड़ों की, चप्पल की, इस तरह से बहुत सारी दुकानें लगी हैं, और कुछ डॉक्टरों की भी दुकानें वहाँ पर हैं। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो 3-3 मंजिल की शोरूम की हैं। ठीक है, बड़ी दुकानें जिसमें हर एक मंजिल में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कपड़े, कभी कहीं बच्चों के तो कहीं औरतों के, कहीं आदमियों के, अलग अलग बिल्डिंग में कपड़े हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो बड़ी दुकानें हैं इसमें कुछ लोग हैं जिनका वो पारिवारिक व्यापार होता है, कि पहले उनके मम्मी पापा या चाचा चाची या ऐसे लोग काम करते थे उस पर, फिर उसके बाद उनके बच्चे भी उसी पीढ़ी में लग गए। तो हर पीढ़ी उसी तरह का इंसान है जो अपने पारिवारिक दुकान को चलाता है। ठीक है। अब एक है वंदना क्या है कि एक ड्रेस डिज़ाइनर है। इसने फैशन के मतलब कपड़े बनाने के लिए, कपड़े को सिलने के लिए उनके लिए पढ़ाई की है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोग रेडीमेड कपड़े को ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं कि उनको बने बनाए कपड़े चाहिए। कोई इंतज़ार नहीं करना चाह रहा है कि 2-3 दिन उसको सिलाई में देना चाहिए, तो वो सीधे दुकान से जाके बने बनाए कपड़े खरीद लेते हैं। तो अब ये क्या कर रही है कि अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगह से लोग सामान खरीदते हैं, और मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा से वो लोग सामान खरीदते हैं। ठीक है। और फिर उसको बेचते हैं। ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर ये बड़ी बड़ी दुकानों में लोग काम होता है। अब देखो, बड़ी दुकानों में क्या होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ पे जो काम करते हैं, उनका सबसे पहली चीज़ कि वो लोग खुद अपनी ही दुकान पर अपना ही व्यापार कर रहे हैं, उनको किसी और को जवाबदेही नहीं है, और वो दूसरे लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं। ठीक है। वो खुद ही कई लोगों के मैनेजर या उनकी सहायता करते हैं उनका, और इन्हें पक्की दुकानें कहते हैं। ठीक है। बड़ी जो दुकानें होती हैं जहाँ पर करीब करीब 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो उनको पक्की दुकानें कहते हैं। इनको लाइसेंस नगर निगम जो है इनको लाइसेंस देता है व्यापार करने के लिए। और हर एक बाज़ार में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पर बृहस्पतिवार को या मतलब थर्सडे को बंदी होती है, कहीं पर सैटरडे को बंदी होती है। तो ये बंदी कौन निश्चित करता है कि किस दिन दुकानें बंद रहेंगी? तो ये नगर निगम तय करता है कि किस दिन दुकानें बंद होंगी उस बाज़ार में। ठीक है।
अब देखो फैक्ट्री में भी बहुत लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं। जैसे निर्मला के बारे में बताया गया कि निर्मला जो है वो फैक्ट्री में सिलाई का काम करती है। अब क्या हो रहा है कि निर्मला के साथ ऐसा होता है कि जब फैक्ट्री में बहुत सारा काम होता है तो तब तो उसको काम मिलता है, लेकिन जब वो काम ख़त्म हो जाता है या सीजनल में कुछ उसकी मांग कपड़ों की कम हो जाती है तो उसको काम से हटा दिया जाता है। ठीक है। और जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उनको एक लेबर चौक मिलता है। लेबर चौक बेसिकली क्या होता है कि वो एक जगह होती है जहाँ पर लोग अपने जो मजदूरी करने वाले जो मिस्त्री होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो घर बनाने का निर्माण करने का काम करते हैं, ट्रक से सामान उतारने का काम करते हैं, तो ये सब वहाँ पर खड़े होते हैं जहाँ पर लोग अपना आते हैं और उनसे अपना मोल भाव तय करते हैं कि कितना पैसा लोगे एक दिन का, उसके हिसाब से उनको लेके जाते हैं। तो उस जगह को बोलते हैं लेबर चौक। ये शहरों में अक्सर एक निश्चित जगह पर ऐसा देखा जाता है। ठीक है। अब ये जो है निर्मला, इसमें क्या होता है, ये जिस फैक्ट्री पे काम करती है वहाँ से अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी इन देशों में गर्मी के लिए कपड़े भेजे जाते हैं। ठीक है। अब जिस समय इनकी मांग रहती है तो उस समय तो उसको दिन से ज़्यादा काम करना पड़ता है, 8 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है। और उसको अतिरिक्त काम करने के लिए कभी कभी 100 रुपये एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। बाकी डेली काम करने के लिए उसको 280 रुपये पर डे मिलते हैं। ठीक है। अब जब ये काम ख़त्म हो जाता है, क्या होता है कि फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, जब मांग ख़त्म हो गई तो उनके पास जो एक्स्ट्रा दर्जी जो होते हैं उनको वो निकाल देते हैं। ठीक है। तो इस साल के करीब 3-4 महीने अक्सर ऐसा होता है निर्मला के साथ कि उसको काम पर नहीं रखा जाता। तो इस तरह जैसे निर्मला है, इस तरह के मज़दूरों को बोलते हैं कि ये अस्थायी रोज़गार में है। तो अस्थायी रोज़गार में क्या होता है कि कारीगर जो होते हैं अनियमित होता है। ठीक है। मालिक जो है वो ज़रूरत के हिसाब से उनको बुलाता है और तभी उनको रोज़गार देता है। ठीक है। तो जब उसके पास काम होगा मालिक के पास तो इनको बुला लेगा, और जब काम नहीं होगा तो इनको हटा देगा। ठीक है। तो इस तरह वो बाकी जो बचे टाइम होता है साल का, उसमें वो दूसरे रोज़गार के लिए काम ढूंढते हैं। ठीक। अब इसमें और भी प्रॉब्लम होती है अस्थायी रोज़गार में। क्या होता है कि वो अपनी तनख्वाह के लिए और जिस परिस्थितियों में वो काम करते हैं उनके लिए लड़ नहीं सकते, उनके लिए शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मजबूरी है। शिकायत करेंगे तो उनको दोबारा नौकरी नहीं दिया जाएगा, वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। और नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती, किस तरह से उनका व्यवहार उनके द्वारा मालिक के द्वारा अपने कर्मचारियों से किया जाता है, उसके लिए वो किसी से शिकायत नहीं कर सकते। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि 8 घंटे से ज़्यादा भी काम करने पर उनको कोई एक्स्ट्रा मजदूरी नहीं मिलती। तो ये सब जो है ये अस्थायी रोज़गार के नुकसान है। अस्थायी रोज़गार जो होता है, अस्थायी रोज़गार के ये सब नुकसान है। ठीक। अब क्या होता है कि जो लड़की है उसकी जो मौसी है, ठीक है, वो एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। तो ये मार्केटिंग मैनेजर की जो पोस्ट होती है ये एक तरह से स्थायी रोज़गार होता है। तो वो कंपनी क्या करती है कि पूरे शहर में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। तो उसने शहर को कई भागों में बांट के रखा है और हर एक भाग में वो एक हफ्ते के लिए जाती है और वहाँ के जो मैनेजर है, रीजनल मैनेजर है, उसको देखती है, उससे ब्यौरा लेती है कि कितना सामान बिका है, कितना हमारे पास पैसा रेवेन्यू आया है उससे, वो सब कुछ का वो निरीक्षण करती है। ठीक है। तो इस तरह की जो उसका रोज़गार है उसको बोला जाता है स्थायी कर्मचारी। वो स्थायी रोज़गार है और वो स्थायी कर्मचारी है। तो उसको बेनिफिट इसके क्या क्या मिलते हैं, जब वो बुढ़ापा उसका होगा तो उसके लिए जो सेविंग उसके सैलरी से एक सेविंग का एक भाग काट दिया जाता है जो उसके बुढ़ापे के समय उसको मिलेगा, जिसको भविष्य निधि कहते हैं। ठीक है। तो ये सरकार के पास जमा किया जाता है। तो सरकार के पास जमा किया जाता है तो इसका मान लो कि 10% सरकार के पास सरकार अपना ऐड कर रही है और 10% उसका जो कंपनी है वो कंपनी उस पर ऐड कर रही है। ठीक है। तो इस तरह से उसमें ऐड किया जाता है। तो नौकरी से उसका सेवानिवृत्त जब होगी, रिटायर जब होगी, तो ये पैसा उसको वापस मिल जाएगा। उसको छुट्टियाँ मिलती हैं, जैसे कि संडे की छुट्टी मिली या बाकी जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं वहाँ पर जो छुट्टी होती है वो भी उसको छुट्टी मिलती है। और जब कोई बीमार होता है परिवार में तो उसके लिए उसको छुट्टी मिल जाएगी, या खुद जब बीमार होगी तो उसके लिए छुट्टी मिल सकती है उसको। तो ये जो है ये स्थायी रोज़गार के बेनिफिट होते हैं। ठीक है। शहर में इस तरह से बहुत सारे कर्मचारी हैं जो दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में या सरकारी विभाग जैसे चिकित्सा विभाग, ठीक है, और शिक्षा विभाग, इस तरह से बहुत सारे विभाग होते हैं जहाँ पर वो काम करते हैं, जिनको हर नियमित सैलरी मिलती है और जो सामाजिक सुरक्षा जो
भविष्य निधि है, रिटायरमेंट फंड है और ये जो छुट्टियां हैं ये सब उनको मिलती हैं। तो इनको बोलते हैं नियमित और स्थायी कर्मचारी। ठीक है, तो ये उसको नियमित कर्मचारी होने के फ़ायदे हैं। तो कोई भी कंपनी जो है इनको बहुत कम संख्या में रखती है, क्योंकि इनकी तरफ से जवाबदेही बनती है उनको कि नियमित रूप से उनको सैलरी भी देनी है, उनको छुट्टी भी देनी है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि ये जो नियमित कर्मचारी हैं इनको हटा नहीं सकते वो। ठीक है, वैसे हटा तो सकते ही हैं, लेकिन उनको नोटिस देना पड़ेगा हटाने से पहले। ये काम होता है जो कि उसमें अनियमित जो रोज़गार होता है, अस्थायी रोज़गार होता है, उसमें नहीं होता है। वो जब चाहेंगे उनको हटा सकते हैं। ठीक है, और तनख्वाह में वो लोग कोई सैलरी में कोई बहस भी नहीं कर सकते, मोल भाव भी नहीं कर सकते कि उनको बढ़ाना है घटाना है। ठीक है, तो अब ये इस तरह से दिखाया गया है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने विभिन्न तरह के लोगों को बारे में सीखा जो गांव से आकर शहरों पे काम करते हैं अपनी मजबूरीवश, इसलिए उनको भी अपना आजीविका कमाने का उतना समान अवसर नहीं मिलता जैसे अन्य लोगों को मिलता है। और बहुत सारे तरह के विभिन्न रोज़गार होते हैं जिनको स्थायी रोज़गार कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपको अगर किसी नए विषय पे कुछ सवाल पूछने हों तो उस पे कमेंट में मेंशन करें ताकि मैं उस पे कोई स्पेशल वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।